साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। और ये वो टॉप एमसीक्यूज होंगे, चुनिंदा एमसीक्यूज होंगे जो कभी न कभी किसी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इस एग्ज़ाम जो एसएससी एमटीएस की है 2024 की, इस परीक्षा में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। वो ये प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से और पूरी वीडियो देखिए। यह छठी क्लास है, इस सीरीज की यह छठी क्लास है एमटीएस के लिए, तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। इसके पूर्व आपने देखा होगा क्लासेस जो 5 आई हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो प्रश्न है जो निश्चित ही परीक्षा में पूछे जाने की इनकी संभावना है। टॉपिक्स की बात करेंगे तो संपूर्ण जो जीके का टॉपिक है और स्टैटिक जीके का पूरा कवर किया गया है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्पोर्ट्स, व्यक्तित्व जो हैं चर्चित और स्थान जो हैं, योजनाएं, मेले, लोक नृत्य पुरस्कार, ये सारे प्रमुख संस्थान दिवस, जनगणना से जो प्रश्न आते हैं, नेशनल पार्क, पुस्तकें एवं लेखक, ये सारे जो प्रश्न आते हैं, राजधानी व मुद्रा, सबको कवर किया गया है। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से एसएससी एमटीएस की इस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न ही बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण है। स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी स्मृति में बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? इस स्टैच्यूज काफ़ी बने हैं इधर हाल में, तो ये प्रश्न बहुत आता है। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आदि शंकराचार्य के स्मृति में बनाया गया है, आदि शंकराचार्य। अब देखिए बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट स्टैच्यूज हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं उनके बारे में बात की गई है। देखिए स्टैच्यूज के बारे में आपको 3 चीज़ पढ़ना है। एक तो किसकी प्रतीक है, तो एक जैसे आदि शंकराचार्य की जो ये प्रतीक है वननेस जो है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये एकात्मकता की प्रतीक है। और ये ओंकारेश्वर में, दूसरा पॉइंट ये है कि कहाँ स्थित है, तीसरा कितनी फीट ऊंची है। तो ओंकारेश्वर में स्थित है और ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और बहुत प्रसिद्ध ओंकारेश्वर और ममलेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे है, वहाँ जगह ये बनी हुई है। दूसरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये बहुत ही फेमस है, सरदार पटेल की मूर्ति है, गुजरात में है और 182 मीटर ऊंची बनी हुई है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तीसरा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है, लातूर महाराष्ट्र में बनी है और 70 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ नटराज, नटराज की मूर्ति है, भारत मंडपम में बनी है, नई दिल्ली में। और ये वही स्टैच्यू ऑफ नटराज, ये जो भारत मंडपम है जहाँ ये बनी है स्टैच्यू, ये वही भारत मंडपम है जहाँ अभी हाल ही में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त G20 सम्मेलन, G20 जो कि भारत में हुआ था, इसी भारत मंडपम में, राइट। अगली जो इम्पोर्टेंट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, संत रामानुजाचार्य की स्मृति में है, हैदराबाद में बनी है और 216 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बेंगलुरु में है और 108 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम इसको कहा जाता है, ये राजस्थान में है और भगवान शंकर के विषय में है और 369 फीट ऊंची है। तो आपने देखा कि एक प्रश्न के इतने सारे उत्तर दिए गए हैं, यानी इतने सारे प्रश्न हैं, ये वो आपको परीक्षा में मिलेंगे। अब जहाँ तक स्टैच्यूज की बात है तो देखिए इससे अधिक प्रश्न नहीं आएंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। और इसमें से कभी कई फीट ऊंची मूर्ति है, कभी कहाँ बनी है और किसके क्या नाम है इसका, किसकी याद में बनी है। प्रश्न उल्टा भी पूछता है, संत रामानुजाचार्य की ऐसे प्रश्न आएगा कि स्मृति में कौन सी मूर्ति बनी है, तो आप बताएंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। आप देख रहे होंगे यदि इसमें ये सही जो है प्रश्न हैं, आपके लिए उपयुक्त हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल समाधान द सॉल्यूशन है उसको
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? ये संसद का नाम और मुद्राओं का नाम, राजधानियों का नाम पूछते हैं। तो डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क? तो पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क जो है ये कही जाएगी, डेनमार्क की पार्लियामेंट को कहा जाएगा फोल्केटिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा फोल्केटिंग। ये है डेनमार्क की संसद। कुछ और संसद के नाम देखते हैं। जर्मनी की संसद है बुंडेस्टैग, नॉर्वे की है स्टॉर्टिंग, स्वीडन की रिक्सडैग। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये लगातार देखिए, एसएससी जो है ये बहुत सारे रिपीट करता है क्वेश्चंस को, तो इसलिए इसकी परंपरा को देखते हुए इसको बहुत ध्यान से देखिए। चीन की जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, रूस की ड्यूमा कई बार पूछा गया है, स्विट्जरलैंड का है फेडरल असेंबली, स्पेन का कोर्टेस ये पूछा जाता है, बांग्लादेश का की जो संसद है वो जातीय संसद है, जो कि बांग्लादेश अभी चर्चा में रहा, इसलिए यहाँ की संसद के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान से इनको देखिए और ये प्रश्न परीक्षा में मिल सकते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें कहाँ अरेस्ट किया गया था गांधी जी को? तो यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदनगर का किला और आगा खां पैलेस। देखिए, अलग अलग नेताओं को अलग अलग दिन अलग अलग जगह किया गया था अरेस्ट। तो जैसे ही 8 तारीख को यह पता चला, 8 अगस्त को और अंग्रेज़ों को पता चला 8 अगस्त 1942 को कि क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा कोई मूवमेंट होने वाला है, तो इन्होंने सबको धरपकड़ शुरू कर दी। तो पहले ही दिन आगा का खां पैलेस में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखते हैं। देखिए, और नेताओं को कहाँ किया गया गिरफ्तार? देखिए, आगा खां पैलेस जो है पूरा मुंबई में है, पहले की बम्बई। यहाँ महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके रखा गया। अहमदनगर का किला में नेहरू, चंद्रशेखर नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, पंत और सीतारमैया, आचार्य कृपलानी, इन सबको अहमदनगर के किले में रखा गया। बांकीपुर जेल बहुत प्रसिद्ध जेल थी, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। तो इस तरह से सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए कभी प्रश्न आता है कि यह किसके नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हुआ? तो यह मूवमेंट इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त था, यानी यह स्वयं चलता रहा, जनता ने इसको चलाया, लोगों ने चलाया, यह किसी के नेतृत्व में नहीं आया, इसका कोई नेता ही नहीं था। राइट। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इधर हाल के दिनों में बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड डे की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर 2 फरवरी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। देखिए, और फरवरी से के जो दिवस हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि आप हमारी कई वीडियोस देख रहे होंगे तो हर वीडियो में एक मंथ को हम कवर कर रहे हैं। तो एक मंथ को एक वीडियो में, इस तरह से आप कई वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपका धीरे धीरे पूरा कवर हो जाएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। 9 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इन दिवसों को याद रखें, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5वां प्रश्न है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब आप देखिए, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, व्यास सम्मान बहुत पूछा जाता है। तो पहली महिला कौन थी? तो चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, मालती जोशी और मनु भंडारी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा चित्रा मुदगल। आगे देखें, स्थापना इसकी जो हुई थी वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में हुई। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान, और चित्रा मुदगल जी को इनकी प्रसिद्ध रचना आंवला के लिए दिया गया 2003 में।
यदि प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला उसकी बात करेंगे तो रामविलास शर्मा को मिला 1991 में, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। और रामविलास शर्मा का आपने खूब सुना होगा, ये भारत के सबसे बड़े आलोचकों में से एक माने जाते हैं, क्रिटिक्स में से एक माने जाते हैं। 33वां व्यास सम्मान जो 2023 में मिला है वो है पुष्पा भारती को, संस्मरण के लिए यादें यादें और यादें, ये याद रखिएगा इनका संस्मरण था, यादें यादें और यादें, इसी के लिए पुष्पा भारती को मिला है लेटेस्ट 33वां व्यास सम्मान 2023। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो नहीं है की बात यदि कर रहे हैं तो आपको देखना है कि 3 शास्त्रीय नृत्य होंगे, एक नहीं है। कथक तो है, गरबा, ओडिसी भी है, कुचिपुड़ी भी है, गरबा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। गरबा जो है ये कहाँ का नृत्य है? फोक डांस है, क्लासिकल डांस नहीं है। और ये गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो यह गुजरात का फोक डांस है। गुजरात के अन्य डांसेस की बात करें तो डांडिया खूब होता है वहाँ, टिप्पानी, भवई, लास्या और पढ़िहारी, ये परीक्षाओं से की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए क्लासिकल डांसेस की बात करें तो कुल 8 हैं, इनको आप देख लीजिए, कभी भी प्रश्न आए तो आप कर लेंगे। भरतनाट्यम सबसे पुराना है, उसके बाद कथक यूपी का है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और सत्रिया, सबसे लास्ट में सत्रिया है और यह सबसे नया है। तो नवीनतम क्लासिकल डांस की बात करें तो सत्रिया है। प्राचीनतम भरतनाट्यम और नवीनतम सत्रिया है। 2000 में, सन 2000 में इसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला। यह असम का डांस है और इसके जनक हैं श्रीमंत शंकर देव। और एक चीज़ और याद रखिए जो परीक्षा में आता है कि जो सत्रिया डांस है यह वैष्णव परंपरा के लोग जो हैं, ये साधुओं का डांस है, वैष्णव परंपरा के लोग इसको भक्ति भाव से यह डांस करते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? देखिए महाजनपदों की बात बौद्ध काल में से होती चली आ रही है। तो 6th सेंचुरी BC के समय महाजनपद कितने थे? तो खोडश महाजनपद आपने सुना होगा, खोडश माने क्या होता है? 16। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 महाजनपद थे। और आप नक्शा देखेंगे तो भारत का नक्शा अब जैसा नहीं था, बहुत दूर दूर तक था। ये देखेंगे तो पूरा नेपाल, अफगानिस्तान, ये सब उस समय यहाँ था। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या आते हैं, कुछ 16 महाजनपद थे। प्रश्न आते हैं कि महाजनपद, किस महाजनपद की, इस महाजनपद की राजधानी क्या है? तो राजधानियां एक बार आप देख लीजिए। जैसे वत्स देश की राजधानी महाजनपद की थी कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, अभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ। अंग देश की चंपा, अंग देश का राजा कर्ण था। महाभारत काल से आप जोड़ेंगे तो बहुत चीज़ें आपको याद रहेंगी। मगध, गिरिब्रज, वज्जी, वैशाली, मिथिला और विदेह, ये तीनों था। विदेह यानी राजा जनक, यदि आप बात करेंगे त्रेता युग की तो मिथिला के राजा जनक यहाँ के थे। कौशल श्रावस्ती, कौशल प्रदेश बहुत फेमस था। अवंती, उज्जैन जहाँ महाकाल हैं। मल्ल कुशावती या कुशीनारा, कुशीनारा जानते हैं आप, फेमस है, बुद्ध भगवान से संबंधित जगह है और निर्वाण उनको प्राप्त जहाँ हुआ। पांचाल, अहिछत्र या काम्पिल्य, देखिए पांचाल जहाँ की पांचाली यानी द्रौपदी थी। चेदी शक्तिमती या सूक्तिवती थी। कुरु देश इंद्रप्रस्थ, कुरुओं की राजधानी थी। ये वही इंद्रप्रस्थ है जिसको कि एक नए नगर के रूप में पांडवों ने बसाया था। मत्स्य विराट नगर, जहाँ पांडव अज्ञातवास में अपने रहे। गांधार तक्षशिला, ये गांधार देश जो कांधार है वही है जहाँ की गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। अश्मक, ये जो है पोटन या पोटली दक्षिण भारत में है। सूरसेन जो है मथुरा में है और कंबोज जो है वो हाटकपुर या राजपुर है। तो इनको एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिएगा क्योंकि इन महाजनपदों की राजधानियाँ पूछ लेता है ज़रूर। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, काबुली वाला बहुत फेमस कृति है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक यही हैं, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी।
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें इसका कभी कभी जो किताबें हैं ये किस विषय से संबंधित हैं, क्या इसमें लिखा गया है, वो चीज़ें पूछ लेता है। तो इसमें लिखा ये गया है कि काबुली वाला जो है ये एक पठान था और एक छोटी सी हिंदू बच्ची थी, उनके बीच में वात्सल्य की कहानी है। उसको देखता है छोटी सी बच्ची को, बाद में वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी में आता है तो उसको अपनी बेटी की याद आती है और इसमें वो रोने लगता है। तो ये पूरी कहानी रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जी ने लिखी हुई है। 9वां प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जब जल का परिवहन पूछे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पूछे, तो आप सीधे जाइलम लगाएंगे। जाइलम, जल से जाइलम। जाइलम का क्या क्या काम है? वो जो जड़ों से अवशोषित जो जल है उनको जो है और जल और खनिज पदार्थ हैं उनको इसके अन्य भागों में, विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? जो मटेरियल बन गया है, जो खाद्य सामग्री बन गई है, उसको विभिन्न भागों में वो पहुंचाएगा पौधे के। तो ये जाइलम का काम है, जल और खनिज लवणों को पहुंचाना पौधे के विभिन्न भागों में। जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है तथा यह जल का संवाहक ऊतक भी है, जल को पहुंचाता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब फ्लोएम क्या है? यह पौधे के हर भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करता है। ये इनके काम है। प्रश्न नंबर 10 है, ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? खूब आता है ये प्रश्न, सावधानी से देखिए। ओखला पक्षी विहार जो है यह प्रसिद्ध पक्षी विहार है और यह है जीबी नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ नोएडा स्थित है वहाँ। तो गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे यदि ओखला की बात करेंगे। अब देखिए जो प्रसिद्ध जो पक्षी विहार और जो अभयारण्य जो पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। शेखा पक्षी विहार, ये शेखा झील पर स्थित है और ये अलीगढ़ में है, 2016 में निर्मित है और ये सबसे छोटा है पक्षी विहारों में। ये याद रखिएगा कि सबसे छोटा पक्षी विहार है। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आगरा व इटावा दोनों में पड़ता है सीमा पे, 1991 में बना है सूर सरोवर। ये प्रश्न खूब आता है। नवाबगंज, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। इसका नाम बदल के अब हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार और ये उन्नाव में पड़ता है और प्रथम पक्षी विहार है ये सबसे छोटा पक्षी विहार था शेखा, और नवाबगंज जो है वो प्रथम पक्षी विहार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है प्रतापगढ़ में, 2003 में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में, 1990 में। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में। सुरहाताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो पक्षी विहार है ये बलिया में पड़ता है। सबसे बड़ा जो है लाल बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, सबसे छोटा पटना पक्षी विहार है। तो इस तरह से पक्षी विहारों को आप याद रखेंगे। 11वां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी इसमें से किससे संबंधित हैं? तो किस घराने से संबंधित है यदि बात करेंगे पंडित भीमसेन जोशी, तो ये जोशी जी जो है किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए गिरिजा देवी जिनको कि ठुमरी क्वीन कहा जाता है, ये शिष्यों द्वारा इनको अप्पा जी कहा जाता था, ये बनारस घराने से संबंधित हैं। गिरिजा देवी ठुमरी क्वीन थी। लखनऊ घराना के संस्थापक की बात करेंगे तो उस्ताद बाचू खान थे। लखनऊ घराना जो है वो बिंदादीन, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कोदऊ सिंह और खुर्शीद अली खान इससे संबंधित हैं। बनारस घराने की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक, पंडित रविशंकर, इनसे बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता सितार के क्षेत्र में। गिरिजा देवी, कड़े महाराज, ये सब बनारस घराने से ये सब सारे महारथी संबंधित हैं। ब्रज क्षेत्र के गीतों की बात करें तो झूला, होरी, फाग और रसिया है। अवध क्षेत्रों के गीत की बात करें तो सोहर, नाटक, कव्वाली और संस्कार गीत ये हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, किस क्षेत्र को महोदय श्री कहा जाता है? तो देखिए उपनाम जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में आते हैं। तो महोदय श्री की बात करें तो ये किसको कहा जाता है? कन्नौज को, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और अन्य नाम जो है पूर्व का ग्रास, इत्रनगरी और कानेकुब्ज, ये 3 नाम है। इत्रनगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इत्र का भारी मात्रा में निर्माण यहाँ कन्नौज में होता है।
और जौनपुर की बात करें, इसका प्रश्न कभी आता तो सिराजे हिंद है। और कुशीनगर को कुशीनगर में एक महापरिनिर्वाण मंदिर है। ये प्रश्न आता है इसलिए यहाँ रख दिया गया है कि महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के बहुत प्रमुख प्रश्न हैं जो वहाँ से आते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें इनको। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, चपचार कूट। ये तो बहुत आता है यह त्यौहार परीक्षा में। चपचार कूट, देखिए कूट याद रखिए, ये टर्म कूट कूट यदि याद रखिए तो तुरंत आप इसको जो है मिजोरम से लगाइएगा। कोई भी कूट हो मिजोरम से संबंधित है। तो चपचार कूट भी मिजोरम से संबंधित है। इसको चिरऊ डांस भी कहते हैं। मिजोरम का वसंतोत्सव है, वसंत का उत्सव है। पावल कूट महोत्सव यही है मीम कूट। तो कूट से संबंधित मिजोरम को आप लगा देंगे। एग्जाम वॉरियर्स के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिल्कुल यही हैं, ही इज नन अदर देन श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम पर चर्चा अक्सर ये करते रहते हैं, तो एग्जाम वॉरियर्स इससे याद रखिए। तो नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। और प्रधानमंत्री द्वारा 3 फरवरी ये 2018 को, नहीं ये नहीं, यहाँ से शुरू करिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। युवराज सिंह की पुस्तक जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, इसको शॉर्ट में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ भी कहा जाए, इतना भी प्रश्न आएगा तो आप याद रखिए युवराज सिंह का है। और पूरा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत फेमस कृति है, इसी से यह चर्चा में आई थी। बुकर पुरस्कार 1997 में इस पुस्तक को मिल चुका है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की ये प्रसिद्ध नेत्री थी। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो फ्लाइट ऑफ पिजन, देखिए इन सब की पुस्तकें आती हैं, इसलिए यहाँ रखा गया है, ध्यान से देख लीजिए, 1 2 बार 3 बार पढ़ के जाइए। हाउ टू बी अ राइटर, कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज, ये है रस्किन बॉन्ड की। और सुधा मूर्ति की द मदर आई नेवर न्यू, ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब इनके बारे में, सुधा मूर्ति की, रस्किन बॉन्ड की, ये अन्य पुस्तकों के बारे में भी अन्य वीडियोज़ में हमने चर्चा की है। तो सब आप जब कलेक्टिवली पूरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपका ये मान के चलिए कि MTS की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध रुद्रवीणा से है? तो रुद्रवीणा एक अलग तरह की वीणा है। आप देखेंगे कि यहाँ और इस तरफ, दोनों तरफ बहुत बड़ा भाग निकला हुआ है, इसको रुद्रवीणा कहा जाता है। तो रुद्रवीणा से जो संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, असद अली खां। तो अन्य रुद्रवीणा वादकों की बात करें तो उस्ताद सादिक अली खां ये हैं। प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी से संबंधित हैं। शिव कुमार शर्मा तो सबसे बड़े संतूर वादक माने जाते हैं, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। बांसुरी के क्षेत्र में हरिप्रसाद चौरसिया टॉपर हैं। पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना और वी कुंजमणि, इन नामों को हर हाल में आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न आता है कि राजेंद्र कुलकर्णी किस वाद्य से संबंधित हैं, तो आप बताएंगे बांसुरी से, इसलिए इनको 2 बार 3 बार पढ़ के जाइए। 16वां प्रश्न है, टेनिस में गोल्डन सेट क्या है? व्हाट इज गोल्डन सेट इन द टेनिस? तो देखो गोल्डन सेट यदि 6-0 से कोई जीते हो उसको गोल्डन सेट कहा जाएगा, 6-0 से। अब इसमें कुछ और सेट्स हैं, जैसे कॉमन सेट 6-3 से, पूर्ण सेट 6-4 से। मैदान जो है टेनिस का, उसकी परिमाप की बात की जाए तो 78x27 है एकल का। और युगल में 78 तो होगी, लेकिन ये 36 बढ़ जाएगी चौड़ाई, और लंबाई 78 ही रहेगी। नेट की ऊंचाई 3 फीट की होती है। देखिए इसमें जो प्रयुक्त शब्दावली है ये प्रश्न पूछ देता है, तो इसमें से स्मैश है, ड्यूस, बैक हैंड ड्राइव है, वॉली है, लेट फॉल्ट, नेट प्ले एडवांटेज, इनको 1-2 बार पढ़ के जाइएगा। परिसर, इसको कोर्ट के कहते हैं। तो कोर्ट जो है न केवल टेनिस का है, बल्कि बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल और स्क्वैश, इतने स्पोर्ट्स का जो परिसर है उसको कोर्ट कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा।
बैडमिंटन भी कोर्ट में खेला जाता है, खो खो कबड्डी सारे कोर्ट के हैं। ठीक है। देन खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 1 या 2, सिंगल्स में 1, डबल्स में 2 खिलाड़ी रहेंगे एक साइड में। 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियन जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, और ये इसी क्रम में है। कई बार प्रश्न आता है किस क्रम में है, तो आप याद रखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जनवरी के आसपास होती है, फिर फ्रेंच ओपन फरवरी मार्च में, फिर विंबलडन जुलाई के आसपास, फिर ये अक्टूबर नवंबर में होती है यूएस ओपन। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। सबसे पुरानी प्रतियोगिता जो है वो विंबलडन है, इंग्लैंड की 1877 से शुरू हुई है। तो ये भी सबसे पुरानी प्रतियोगिता भी कई बार पूछ लिया जाता है यदि ग्रैंड स्लैम की बात करें तो टेनिस से इतने पॉइंट्स हैं, इसको इन पॉइंट्स को याद रखिए। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेत अंबर, श्वेत धन अंबर है, श्वेत माने सफ़ेद, अंबर माने कपड़ा, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहते थे। ये जैनियों का संप्रदाय है। जैन धर्म में 2 संप्रदाय, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। दिगंबर माने वो जो दिगंबर यानी जो अंबर नहीं पहनते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। देखिए मौर्य काल में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण में चले गए और स्थूलभद्र मगध में ही रहे। तो याद रखिए स्थूलभद्र जो है मगध में ही रुक जाते हैं अकाल के समय और भद्रबाहु चले जाते हैं। अकाल के बाद वापसी हुई, लेकिन भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत भिन्नता आ गई। स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए कहा। किसने? स्थूलभद्र ने। इसीलिए जो ये श्वेतांबर के प्रतिपादक हो गए। और भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने को कहा, पहले जैसा। यहीं से जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में बढ़ गया। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर के कौन? स्थूलभद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर लोग मूर्ति पूजा भी करते हैं, यह इन दोनों में अंतर है। 18वां प्रश्न, भारत मालदीव श्रीलंका के 16वें त्रिपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है? देखिए सैन्य अभ्यासों से खूब प्रश्न आते हैं, तो एक प्रश्न कम से कम रहेगा मान लीजिए। तो भारत मालदीव श्रीलंका के 16वां जो त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ तीनों देशों का, उसको क्या कहा जाएगा? इसका नाम पूछा जाता है। तो याद रखिए कि ये जो त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ इसका नाम था दोस्ती 16। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्ती 16 है, और 16 का मतलब है ये 16वां था। दोस्ती 16 है। पर्यवेक्षक देश का नाम पूछ लेता है तो बांग्लादेश था। वायु शक्ति 2024 ये अभ्यास हुआ था भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण रेंज गुजरात में। सदा तनसीक जो है ये भारत और सऊदी अरब का सैन्य अभ्यास था और ये राजस्थान में हुआ था। शांति प्रयास 4 ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। कई राष्ट्रों की सेनाएं इसमें थीं और ये काठमांडू में हुआ था। तो इन सैन्य अभ्यासों को भी आप याद रखेंगे। 19वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहाँ है? हवाई अड्डा पूछे या आर्मी का बेस पूछे सबसे ऊंचाई स्थान पर, तो आप केवल एक जगह लगाएंगे, कहाँ? लेह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो लेह जो है यहाँ का हवाई अड्डा और यहाँ का जो आर्मी बेस है वो सबसे ऊंचाई पर है। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 20वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की शपथ की बात करता है। शपथ राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा तहत तो है, इसकी बात करेंगे। तो राष्ट्रपति पद की शपथ की बात करेंगे तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। आइए और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति से संबंध। देखिए ये पूरा पॉइंट्स हैं। राष्ट्रपति के बारे में इससे ज़्यादा संविधान में नहीं पूछेगा, आप ध्यान से इसको पढ़ के जाइए। राष्ट्रपति पद की शपथ जो है आर्टिकल 60 के तहत है और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 के तहत है और ये राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दी जाती है।
निर्वात राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये है, ये कुछ नहीं है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ये अनुच्छेद 54 के द्वारा, यानी राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, निर्वाचन मंडल में कौन होगा, क्योंकि जनता के द्वारा तो चुने नहीं जाते, तो उसमें कौन होगा, तो यह यानी विधायक होंगे, सांसद होंगे, तो ये सब जो है अनुच्छेद 54 में लिखा गया है। एकल जो निर्वाचन पद्धति होगी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है, एकल संक्रमणीय इसको कहते हैं, और ये अनुच्छेद 55 में निहित है। सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वोट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि किसी एक ही व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाएगा जैसे आमतौर पर होता है। इसमें आप रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, कई लोगों को रैंक दी जाती है, इस तरह से यह वोट पड़ता है। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है आर्टिकल 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट हो आर्टिकल 61 में। निर्वाचन में विवाद यदि हो जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई सही गलत की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा होगा, ये आर्टिकल 71 में लिखा गया है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कभी पूछ ले तो आप आर्टिकल 72 बताएंगे, यानी विवाद का निपटारा 71 और क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72। सत्र आहूत या सत्रावसान जो राष्ट्रपति की शक्ति है ये है आर्टिकल 85 में, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्न ये भी आता है कि जो है लोकसभा का सत्र या संसद का सत्र कौन आहूत कर सकता है या सत्रावसान कर सकता है, इसकी शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसके पास स्थगित करने की, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति होती है, सत्रावसान की नहीं, वो राष्ट्रपति के पास होती है। आप इतने यदि 2-3 बार पढ़ के जाएंगे पॉइंट्स तो निश्चित है कि इससे ज़्यादा राष्ट्रपति के बारे में नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, जो है स्ट्रेट। इस स्ट्रेट के बारे में पूछा जाता है, तो देखिए ये भारत है और ये श्रीलंका है, इसकी बीच में एक जल संधि है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये सही उत्तर है। पाक जल संधि जो है पाक स्ट्रेट, ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मलक्का जल संधि, ये देखिए फेमस जल संधियाँ हैं, इनको देख लीजिए, प्रश्न आते हैं परीक्षा में। मलक्का जल संधि है सुमात्रा को इंडोनेशिया और सुमात्रा और इंडोनेशिया इन दोनों को मलेशिया से अलग करती है। स्वेज नहर, ये प्रश्न खूब आता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करता है और ये मिस्र में है स्वेज नहर। यूकाटन जल संधि जो है मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, भी प्रश्न आया हुआ है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कनाडा से यूएसए को कई बार ये प्रश्न एसएससी ने पूछा है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये कनाडा को यूएसए से अलग करता है। रियो ग्रैंड नदी जो है ये यूएसए को मैक्सिको से अलग करती है। ये सब प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये भी प्रश्न खूब आता है। तो नर्मदा नदी जो है ये निकलती है अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं और ये सोन नदी का भी यहीं से उद्गम होता है। तो सोन नदी भी और नर्मदा दोनों अमरकंटक से ही निकलती हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा। इसमें सहायक नदियों की बात लगातार प्रश्न आते हैं कि ये सहायक नदी किसकी सहायक है, ये नदी किसकी सहायक है, तो आप इसको देखते जाइए कि कृष्णा की सहायक नदी जो है तुंगभद्रा है। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिर की पहाड़ी से कर्नाटक में जो स्थित है वहाँ से निकलती है और सहायक नदियाँ इसकी कई आती हैं परीक्षा में, तो आप देखेंगे कि हेमवती है, भवानी है, काविनी है। कृष्णा राज सागर बांध की बात करें तो यहीं पर है और ये कृष्णा राज सागर जो बांध है वो प्रसिद्ध इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है नासिक से और त्र्यंबक से ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थित है, नासिक में ही, महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं से जहाँ ज्योतिर्लिंग है उसी के पास से ही गोदावरी नदी निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी नदी, ये भी प्रश्न आता है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा और प्राणहिता, ये खूब
इनको देख लीजिए, प्रश्न आ जाते हैं, कोई न कोई प्रश्न आएगा। जैसे कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे गोदावरी की। ब्रह्मपुत्र, इसको पहली बात तो ये है, प्रश्न आता है तिब्बत में इसका क्या नाम है, तो ये सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। सहायक नदियों की बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो सुबनगिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, कमेंग और लोहित, ये इसकी सहायक नदी हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं और इस तरह से ये विश्लेषण किया गया है। आपको ठीक लग रहा हो कि ये आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाएंगे, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से जनित नहीं है। तो जो बैक्टीरिया क्या कहते हैं, ये जो डिसीज है ये बैक्टीरिया से संबंधित नहीं है, इज नॉट लिखा है। तो बैक्टीरिया से संबंधित 3 होंगे, एक नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कुष्ठ रोग, तो एक तो लेप्रोसी ये बैक्टीरिया से है, प्लेग भी बैक्टीरिया से है, टाइफाइड बैक्टीरिया से है, मंकी पॉक्स ये सही है उत्तर है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ये बैक्टीरिया से जनित रोग नहीं है, बाकी तीनों हैं। अब मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स कहते हैं, इसको WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, ये प्रश्न आता है, इसको याद रखें। पहला रोगी इसका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मिला था, एम पॉक्स का, मंकी पॉक्स का, इसको भी याद रखिए। अब देखिए जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में आप जान जाएंगे तो आप वायरस वगैरह से होने वाले रोगों को अलग कर पाएंगे। तो जीवाणु से देखिए टीबी होती है, ट्यूबरकुलोसिस इसको कहते हैं, टिटनेस, टाइफाइड, तीनों ट से हैं, कुष्ठ रोग और काली खांसी, निमोनिया, हैजा, प्लेग और डिप्थीरिया, ये सारे रोग जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। जीवाणु जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक, ये दोनों की खोज की है। एक तो जीवाणु की खोज किसने की, लीवेनहॉक ने, और जीवित कोशिका, इन दोनों की खोज लीवेनहॉक द्वारा की गई है। प्लेग जो है इसको काली मौत भी कहा जाता है, ये उपनाम इनके हैं, याद रखिए। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। टिटनेस को धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है, ये प्रश्न आता है कि धनुष टंकार रोग इसमें से कौन है। और टाइफाइड को जो है वाइडल टेस्ट किया जाता है, तब ये डायग्नोस होता है, पता चलता है इसका। ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में। 24वां प्रश्न है, पंचमहल कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो पंचमहल कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में ही स्थित, पहला ही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, ये फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। इसका निर्माता अकबर था, अकबर ने बनवाया था इसको। ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है 1986 में। अन्य इमारतें यदि यहाँ की देखें तो बुलंद दरवाज़ा है, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर है। हुमायूं का मकबरा जो है इसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, इसका उपनाम है, इसको याद रखें, और इसको हाजी बेगम ने बनवाया था। ये चारबाग शैली में बना है और यूनेस्को की हेरिटेज में ये भी है, यूनेस्को की 1993 से। बीवी का मकबरा, ये भी प्रश्न आता है, ये ताजमहल की भद्दी नकल इसको कहा जाता है उपनाम के रूप में, और औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में, और यह कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। होयलेश्वर मंदिर, ये प्रश्न आता है, ये 42वीं विश्व धरोहर 2023 में इसको घोषित किया गया है, ये बात याद रखिए। 25वां और अंतिम प्रश्न है, 34वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। तो अभी तो 33वां हुआ था, तो ये एक तो ये याद रखिए कि 33वां अभी हुआ था, 34वां अब होगा आगे। तो ये टोक्यो में होगा या पेरिस में होगा या लॉस एंजल्स में होगा या बर्मिंघम में होगा। टोक्यो में कब हुआ था, 2020 में। पेरिस में अभी हाल में हुआ है 2024 में। सो ऑप्शन नंबर सी लॉस एंजल्स इज द राइट आंसर। यहाँ कब होगा, 2028 में। तो ओलंपिक की यदि बात करें तो 32वां ओलंपिक जो है वो टोक्यो में हुआ था 2020 में। इसमें कुल भारत जो है 48वीं रैंक पर था। इसमें 7 मेडल जीते थे भारत ने, 1, 2, 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज, कुल 7, और 48वीं रैंक पर था। ये एक ओलंपिक पहले का भी कभी भी पूछ देता है। 33वां जो है अभी हाल में पेरिस में हुआ 2024 में। 0 इसमें कोई वो गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन 1
सिल्वर और 5 ब्रांज मिला, कुल 6 मेडल्स मिले और 71वीं रैंक पर भारत रहा। तो ये वाला विशेष रूप से याद रखिए, अभी हाल में हुआ है। 71st रैंक थी भारत की और कुल 6 मेडल भारत ने जीते हैं। 34वां जो है वो लॉस एंजल्स में होगा, ये 2028 में होगा। और जो प्रथम हुआ था ओलंपिक वो एथेंस में हुआ था, इसके ग्रीस के एथेंस शहर में 1896 में हुआ था ये। और ये जो है एथेंस में जो हुआ ओलंपिक, ये इसको आधुनिक ओलंपिक भी पूछे कि कब शुरू हुआ, तो ये आधुनिक ओलंपिक ही है, 1896 से शुरू हुआ ग्रीस के एथेंस से। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 22वां बर्मिंघम में हुआ 2022 में और 23वां ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। प्रथम यदि बात पूछ ले कॉमनवेल्थ गेम की बात कब हुआ, तो हैमिल्टन कनाडा से 1930 से ये प्रारंभ हुआ था। अब फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए तो 22वां जो है कतर में 2022 में संपन्न हुआ, 23वां यूएसए में, मैक्सिको, ये 3 देश मिलके करेंगे, ये थोड़ा याद रखिएगा। 23वां जो है फीफा वर्ल्ड कप, ये जो नेक्स्ट होना है 23वां, वो 2026 में होगा और ये 3 देश मिलके करेंगे, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों मिलके करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 और ये 23वां वर्ल्ड कप होगा। 19वां एशियन गेम्स की बात करें 2022 में हुआ था होंगजाऊ शहर में और 20वां जो है वो जापान में होना है। तो साथियों, आपने पूरी वीडियो देख ली, अब आपको एक अंदाज़ा लगा होगा कि किस लेवल की वीडियो है और इसके जो प्रश्न हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने की इनकी कितनी संभावना है। और यदि आपको ठीक लगता हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको कर दीजिए। समाधान द सॉल्यूशन चैनल है और ये वीडियोज़ आपके जो परीक्षा है, जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम है, एमटीएस में 4 चांद लगाएं। जीडी की जो परीक्षा है उतने ही महत्वपूर्ण इसके लिए भी साबित हों, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास है कि एकदम महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं समाधान द सॉल्यूशन के माध्यम से लेके आऊं और आपका भला हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।